Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. क्योंकि 2023 बस अब खत्म ही होने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, हाई कोर्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आप लोगों के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका काम इजी करने के लिए मैं आगे अब ये सीरीज चलाने वाली हूँ, जिसमें मैं मेजर जजमेंट्स 2023 के जो इम्पोर्टेंट रहे हैं पूरे साल भर के, एक कह सकते हैं ईयर इन रिव्यू, ये मैं लेके आने वाली हूँ अपकमिंग सेशंस में। तो अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो इन जजमेंट्स को पढ़ने में, तो डेफिनेटली मेरे साथ टच में बने रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो अभी तक तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, लाइक जरूर करना सेशन को लास्ट में अगर पसंद आए तो, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो आपको पता है कि जजमेंट्स को एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। हम लोग बहुत आसानी से कहते हैं कि हाँ डिफरेंट वेबसाइट्स हमारे पास दे रखी हैं, बट फुल जजमेंट्स हमें एक्सेस नहीं हो पाते हैं। फॉर दैट सेक मैं आपका काम इजी करने आई हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंक्लूडिंग क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि न्यू ईयर पे न्यू अचीवमेंट्स प्रोग्राम आपके पास है। यहाँ पर रिजॉल्व 2024 देख सकते हैं आप, किक स्टार्ट 2024 विद द राइट प्रिपरेशन। एंड जी हाँ, 35% अब तक का हाईएस्ट जो लार्जेस्ट ऑफर आपको मिल सकता है अपने क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शंस पे, वो आपका चल रहा है। एंड दिस ऑफर इज वैलिड टिल 31st ऑफ दिसंबर। ऑब्वियस सी बात है, वी आर लीडिंग टू द न्यू ईयर, तो न्यू ईयर के पहले तक आपका ये ऑफर चलने वाला है, जिसपे 35% ऑफ मिलेगा आपको सारे क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शंस पे। मेक श्योर 31 दिसंबर से पहले आप सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें अपने मनपसंद प्रोग्राम का। 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जैसा आपको सुटेबल लगे। करना क्या है, ये कोड जो आप देख रहे हो msing10, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड, क्योंकि इस कोड को यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है, 35% ऑफ का क्लैट पीजी सारे सब्सक्रिप्शंस पे। फर्दर डिटेल्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करना मत भूलिएगा। उसी के आगे चलते हुए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो क्लैट पीजी 2025 के लिए अचीवर्स बैच हम लॉन्च कर चुके हैं 15th ऑफ दिसंबर से। मैं इस टाइम पे करंटली पढ़ा रही हूँ इस बैच में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो आप चाहें तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन वही काम करना है, msing10 ये कोड यूज करना है, और अगर 31 दिसंबर से पहले यूज करोगे तो 35% ऑफ भी मिल जाएगा। तो देरी मत करो, जल्दी जल्दी से ले लो 2025 के लिए, क्योंकि हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है एंड दे आर आल्सो गोइंग टू एनएलएस बैंगलोर। तो इसलिए देरी बिल्कुल मत करिएगा, सब्सक्रिप्शन लेके अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि काफी चेंजेस हमको क्लैट पीजी के एग्जाम में देखने को मिले हैं। 350 लाइव क्लासेस का एक्सेस आपको मिलेगा, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करा जाता है एंड डेली लाइव क्लासेस होती हैं। साथ ही साथ आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी एजुकेटर्स के पार्ट पर मिलते हैं, कि स्ट्रक्चर्ड कोर्स हम फॉलो करते हैं। और आप इसी के साथ साथ आपको एक और बात बता दूं कि मैं स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लेती हूं। तो अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कभी गए नहीं है, विजिट नहीं किया है, तो मेक श्योर कि आप जब उस प्लेटफॉर्म को विजिट करें तो मेरा नाम मंजरी सिंह है, उसको एक बार सर्च करके आप वहाँ पे फ्री क्लासेस का एक्सेस ले सकते हैं। इस वक्त पे मैं वहाँ पर टीपीए पढ़ा रही हूँ, प्रॉपर्टी लॉस का सेशन पूरा ले रही हूँ। अगर आप डिटेल में प्रॉपर्टी लॉस पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ये रहा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से स्कैन करो, इसको ज्वाइन कर लो, आपको सारी अपडेट्स इसी पर मिलती रहेंगी। अब चलिए आज का सेशन बिना डिले स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पहला जजमेंट, सबको पता है सेंटर का 2016 का डीमोनेटाइजेशन स्कीम। ऑल्सो जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते होंगे उनको ये भी पता होगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इस केस को, जो भी आज केसेस मैं आपके सामने लेके आने वाली हूँ, उनको ये बात पता है कि मैं डिटेल में भी इन केसेस के बारे में बात कर चुकी हूँ। जी हाँ, यूट्यूब पे भी एंड ऑल्सो फ्री लाइव क्लासेस में मैंने स्पेसिफिकली एक एक केस की डिटेलिंग में डिस्कशन किया है। तो वो जजमेंट्स भी आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो स्पेशल लाइव क्लासेस में जाके। तो द केस वाज विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर ऑब्वियसली वी आर डिस्कसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट। तो हमको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच दिखने वाली है, जो आपकी होती है 5 जजेस की, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम एंड जस्टिस बी वी नगरत्ना। क्या हुआ था इस केस में, तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपहेल्ड किया था 4:1 मेजॉरिटी से। ध्यान दीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी माइनॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपके लिए अब एग्जाम्स में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस केस में क्या कहा था, बल्कि उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि माइनॉरिटी में कितने जजेस थे एंड उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 4:1 मेजोरिटी के साथ अपहेल्ड किया कि जो डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट ने 6 साल पहले लिया था डीमोनेटाइज करने का करेंसी नोट्स को ऑफ 500 एंड हजार और 500 के नोट्स बंद कर दिए गए थे। आप सबको पता है डीमोनेटाइजेशन स्कीम के चलते। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि जो डिसीजन उन्होंने लिया था यूनियन गवर्नमेंट ने टू डीमोनेटाइज, उसको अपहेल्ड कर दिया, मतलब एकदम करेक्ट डिसीजन था। मेजॉरिटी ने ये कहा कि जो सेंटर का नोटिफिकेशन आया था 8 नवंबर 2016 को वो वैलिड है एंड वो सेटिस्फाई करता है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को। आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट को नाम याद रखना कि किस टेस्ट की बात हुई थी डिमोनेटाइजेशन के केस में, तो इट वाज टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जस्टिस बीवी नगरत्ना का क्योंकि यहाँ पे डिसेंटिंग व्यू है, शी वाज द ओनली वन जिसने इस केस में डिसेंटिंग व्यू दिया है। आप देख सकते हो 4:1 मेजॉरिटी है, तो उनका यहाँ पे डिसेंटिंग व्यू है एंड शी इज सेइंग कि दो डिमोनेटाइजेशन वाज वेल इंटेंशन्ड एंड वेल थॉट ऑफ, मतलब पूरी प्लानिंग थी, सोची समझी साजिश थी उनके हिसाब से। सो इफ इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड अनलॉफुल ऑन लीगल ग्राउंड्स एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये कह रही हैं कि दो डिमोनेटाइजेशन हम मानते हैं सोची समझी साजिश थी, बट इसको हमें अनलॉफुल डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो भी लीगल ग्राउंड्स पे एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसके लिए उनको यहाँ पर कोई पॉइंट मिल नहीं रहा है, बट शी इज ऑल्सो नॉट अग्रीइंग कि वो दैट डिसीजन वाज वैलिड बिकॉज शी इज सेइंग कि वो इंटेंशनल था। नेक्स्ट केस आता है कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया है, डिटेल में डिस्कशन किया है स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस में। ऑल्सो ये वाला जजमेंट आपका इस बार के क्लैट पीजी के पेपर में देखने को भी हमें मिला। बेंच थी जस्टिस एस अब्दुल नजीर की, जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम एंड जस्टिस बी वी नगरत्ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं not found in Article 19 Clause 2, it cannot be imposed on the exercise of right to free speech under 19(1)(a) of ministers, MPs and MLAs। कोर्ट का कहना था कि जब हम MPs, MLAs और मिनिस्टर्स की हम बेसिकली बात करते हैं, तो when they are exercising right to freedom of speech and expression, तो यहाँ पर सिर्फ 19(2) में जो restrictions mention है, सिर्फ वही यहाँ पर लागू होते हैं। हम कोई एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस जो हमको 19(2) में नहीं मिल रहे हैं उसको हम इम्पोज नहीं कर सकते हैं। कहा गया कि जो ग्राउंड्स मेंशन्ड है 19(2) में रिस्ट्रिक्टिंग फ्री स्पीच वो एग्जॉस्टिव है, उसके अलावा आप कोई नया फैक्टर यहाँ पे एड ऑन नहीं कर सकते हो। कोर्ट का कहना था कि 19(2) में जो भी मेंशन है वो बस उतने ही हैं, 1 2 3 4 काउंट करके आप उस तरीके से बस कर दीजिए, आप उसमें कुछ अपनी तरफ से एड ऑन नहीं कर सकते, वो लिस्ट एग्जॉस्टिव है, उसमें कुछ और नया ऐड नहीं हो सकता। अगेन कोर्ट ने यहाँ पर 4:1 मेजॉरिटी यहाँ पे थी, जिसमें कोर्ट ने कहा कि जो स्टेटमेंट्स मिनिस्टर ने दिए हैं इवन इफ ट्रेसेबल टू एनी अफेयर्स ऑफ द स्टेट, कि हो सकता है वो किसी स्टेट के अफेयर्स के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हो या गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो, बट इट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड वाइकेरियसली टू द गवर्नमेंट इवन अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल लगा के हम यहाँ पर उन पे कोई चार्जेस नहीं लगा सकते। डिसेंटिंग ओपिनियन अगेन यहाँ पे जस्टिस बीवी नगरत्ना जी का था, जिन्होंने अग्री किया कि जो ग्रेटर रिस्ट्रिक्शन है वो इम्पोज नहीं किया जा सकता फ्री स्पीच पे इन एडिशन टू ग्राउंड्स अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। बेसिकली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट ओपिनियंस हियर, बल्कि हम ये बात कर रहे हैं कि जहाँ पे माइनॉरिटी ओपिनियन है तो जज का, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे तो अग्री कर रहे हैं मेजॉरिटी से, ये वो पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं। जैसे वहां पे भी उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ये बात तो सही है कि भले ऐसा था लेकिन हम उसको लीगल ग्राउंड्स पे तो अनलॉफुल डिक्लेयर कर नहीं कर पाएंगे। सेम गोज विद दिस केस कि जहाँ पे इन्होंने एग्री किया है नगरत्ना जी ने कि भाई जो ग्राउंड्स मेंशन है 19 क्लॉज 2 में हम उसी के बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं, ग्रेटर रिस्ट्रिक्शंस पे इम्पोज नहीं किया जा सकता। However, she observed, उन्होंने ये कहा कि minister who makes the disparaging statements in his official capacity, तो सीधी सी बात है उसका जिम्मा गवर्नमेंट को लेना चाहिए। However, if the statements of the ministers are stray remarks not consistent with the stand of the government, it would be treated as a personal remark, she clarified। उनका कहना था अगर मिनिस्टर का स्टेटमेंट ऐसा है जो स्ट्रे करता है, रिमार्क्स मतलब रिमार्क्स स्पेसिफिकली किसी क्लास के लिए है, किसी चीज के लिए भी है, और वो गवर्नमेंट के स्टैंड से अगर कंसिस्टेंट नहीं है,
तो उसको पर्सनल रिमार्क मांगना जाएगा। नेक्स्ट केस आता है आपका जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। दिस वाज द केस ऑफ 2018, यू पीपल नो, एडल्ट्री का केस। लेकिन वापस से इस पे कुछ चर्चा हुई जिसमें बात हुई है कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो इनिशिएट कर सकते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर एडल्ट्री, ठीक है, क्योंकि एडल्ट्री इज नो मोर एन क्रिमिनल ऑफेंस। अब आईपीसी के अंडर, अभी तो हमारे पास सारे क्रिमिनल लॉज भी चेंज हो गए हैं, बट अभी तक में यही था, और एडल्ट्री को वापस से नए वाले में भी ऑफेंस नहीं बनाया गया है। तो डेफिनेटली एडल्ट्री का कंसेप्ट अब क्रिमिनल लॉज में नहीं है। लेकिन जोसेफ शाइन के ही इसमें एक पॉइंट को और फिर से चैलेंज हुआ कि आर्म्ड फोर्सेस का क्या, whether they can initiate some action for the adultery। तो यहाँ पे कहा गया हाँ they can definitely। क्या है, हम केस को देख लेते हैं। bench comprised of Justice K.M. Joseph, Justice Ajay Rastogi, Justice Anirudh Bose, Justice Rishikesh Roy and Justice C.T. Ravi Kumar। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो 2018 का जजमेंट था उनका, जिसमें उन्होंने 497 ऑफ द आईपीसी जो क्रिमिनलाइज करता था अडल्ट्री को, इट विल नॉट इम्पैक्ट द कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट द पर्सनल सर्विंग द आर्म फोर्सेस फॉर अडल्ट्रस कंडक्ट। तो साफ साफ यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है कोर्ट ने कि हमारा जो 2018 का जजमेंट था वो सबके लिए है एक्सेप्ट फॉर द कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स। कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग जो पर्सनल के अगेंस्ट इनिशिएट होगा उनको इम्पैक्ट नहीं करेगा, हु आर सर्विंग द आर्म फोर्सेस फॉर द अडल्ट्रस कंडक्ट। अडल्ट्रस कंडक्ट की वजह से अगर कुछ लोग आर्म फोर्सेस सर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके लिए नहीं है कोई भी रिस्ट्रिक्शन। बेंच ने ऑब्जर्व करा ऑर्डर में कि 2018 का जजमेंट है, इन द केस जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट वाज नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विद द प्रोविजन ऑफ आर्म फोर्सेस एक्ट। आर्म फोर्सेस एक्ट वैसे भी आप देखते हो कि एक्सेप्शंस पे रखे जाते हैं। इन द सेम वे बेंच ने कहा कि 2018 का जजमेंट आर्म फोर्सेस एक्ट पे लागू नहीं होता है। बेंच ने फर्दर ये कहा कि एज पर आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका आर्टिकल 33 आपका बात करता है यहाँ पे मार्शल प्रोसीडिंग्स की, तो मार्शल लॉ बात होती है यहाँ पे, तो लेजिस्लेशन जो गवर्न कर रहे हैं आर्म फोर्सेस को, दे कैन प्रोवाइड द एग्जेम्पशंस फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बेंच ने कहा कि 33 के हिसाब से जो लेजिस्लेशन आर्म फोर्सेस को गवर्न करते हैं वो एग्जेम्पशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके चलते फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट केस भी आपका पुराना है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पैसिव यूथनेशिया का केस है 2017 का। इसमें फिर कुछ नया एड ऑन हुआ जिसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे बेंच में थे जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस सी.टी. रवि कुमार। क्या था ये केस? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मॉडिफाई करा है स्लीव ऑफ डायरेक्शंस को रिलेटिंग टू एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स और द लिविंग विल्स इशूड इन 2018 जजमेंट। ठीक है, मैंने आप ये केस अगेन डिस्कस किया है डिटेल में स्पेशल क्लासेस में, जिसमें बताया है मैंने कि जो भी मेडिकल डायरेक्टिव्स थे या लिविंग विल्स था 2018 के जजमेंट में जिसमें बात करी गई थी, तो उसमें कोर्ट ने उस डायरेक्शंस को काफी मॉडिफाई किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मॉडिफाई करा है डायरेक्शंस को विच आर रिलेटेड टू एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स। ये टर्म भी यूज किया गया था यहाँ पर AMD, और लिविंग विल जो इशू हुआ था 2018 के जजमेंट में, दैट had recognized the right to die with dignity as an inextricable facet of the right to live with dignity under Article 21 of the Constitution and had accordingly upheld the legal validity of the passive euthanasia को recognize किया गया था। आप सबको ये बात पता है, एक्टिव यूथनेशिया कभी अलाउड नहीं था। पैसिव यूथनेशिया पे बहुत सारे केस लॉज आए, कभी कुछ कहा गया कभी कुछ कहा गया, लेकिन फाइनली कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आके कहा कि पैसिव यूथनेशिया अलाउड है एंड this includes that obviously the right to die with dignity। इस कॉम्प्रिहेंशन के साथ जो है इस चीज को बोला गया एंड रिकॉग्नाइज किया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉमन कॉज हैड आर्ग्यूड, क्या आर्ग्यू था कि जो डायरेक्शंस हैं वो वर्चुअली अनएनफोर्सिएबल है ओइंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी। जो प्रोसीजर उस टाइम पे बताया था बाय द टॉप कोर्ट एपेक्स कोर्ट, वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, इस वजह से यहाँ पे बताया कहा गया कि भाई ये डायरेक्शंस बहुत ही आपके अनएनफोर्सिएबल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, एंड हैड सॉट नेसेसरी अमेंडमेंट्स। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करिए जिससे कि ये जजमेंट आपका वर्क कर पाए। ये जजमेंट इन्फोर्स नहीं हो पा रहा है, इफेक्टिव नहीं था, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था कायदे से, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसीजर laid down by the apex court during 2018 in common cause versus union of India। तो अकॉर्डिंगली सेवरल चेंजेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे थे 5 जजेस बेंच ने, गाइडलाइंस laid down in 2018
विद रिस्पेक्ट टू किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा, किस तरह से एनफोर्समेंट होगा एडवांस केयर डायरेक्टिव्स का, एज वेल एज द प्रोसीजर फॉर द पैसिव यूथनेशिया। आप लाइव फ्री क्लासेस में हमारे जाके चेक भी कर सकते हो, वहाँ पे डिटेल में इसको मैंने डिस्कस करा है, एक एक गाइडलाइन, एक एक डायरेक्शन में पहले क्या था बाद में क्या कहा गया, इसको कंसिडर करते हुए डिटेल में डिस्कशन मैंने किया है। नेक्स्ट जजमेंट आता है आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बॉनी FOI लॉ कॉलेज एंड अदर्स। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करी है पावर ऑफ BCI को टू होल्ड AIBE। आपको पता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है जिसमें हर एक कैंडिडेट जो एक अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन LLB कंप्लीट कर चुका होता है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अपने स्टेट बार काउंसिल में, एंड देन विद इन 2 इयर्स उसको AIB का एग्जाम देना होता है। तो ये जो AIB का एग्जाम है इसको लेके बहुत ज़्यादा मामला चल रहा था, केसेस थे इस पे, एंड उसके बाद यहाँ पे फाइनली डिसाइड होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BCI के पास पावर है AIB कराने की। बेंच थी यहाँ पे जस्टिस संजय किशन कौल, जिनको SK कौल के नाम से हम जानते हैं, संजीव खन्ना, AS ओका, विक्रम नाथ एंड जस्टिस JK महेश्वरी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपहेल्ड किया पावर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया की टू रिक्वायर द लॉ ग्रेजुएट्स टू क्वालिफाई फॉर AIB एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया। ठीक है कि भाई बार काउंसिल के एग्जाम के लिए लॉ ग्रेजुएट्स चाहिए होंगे जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे, और ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा लॉ को इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। Whether the qualifying examination should be held before or after the enrollment was a matter best left to the discretion of the bar council। कोर्ट ने कहा कि अब इस एग्जाम को एनरोलमेंट से पहले कराना है कि एनरोलमेंट के बाद कराना है, ये डिसीजन बार काउंसिल का होगा, इस पे हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। नोटेबली जो डिसीजन था आपका वी सुधीर वर्सेस बार काउंसिल के केस में 1999 में, जिसमें टॉप कोर्ट ने कहा था कि no condition other than those enumerated in section 24 of the Advocates Act could be imposed on a person wishing to practice law was overruled। इसको overrule कर दिया गया। जो डिसीजन वी सुधीर का था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 24 एडवोकेट्स एक्ट जो कहता है, चीजें बताता है लॉ प्रैक्टिस करने के लिए, दैट इज एसेंशियल, उसके अलावा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, इसको ओवररूल कर दिया गया इस पर्टिकुलर केस में। नेक्स्ट केस आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोरा कम्युनिटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें बात हुई एक्स कम्युनिकेशन फ्रॉम दाऊदी बोरा कम्युनिटी। बेंच थी जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस AS ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस JK महेश्वरी, सेम बेंच पिछली वाली। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यहाँ पे रेफर किया था क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ एक्स कम्युनिकेशन जो प्रिवेल करता है अमंग द दाऊदी बोरास। ये बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने रेफर किया था इस क्वेश्चन की वैलिडिटी को क्वेश्चन करते हुए रेफर करा इनको 9 जजेस बेंच को, जिनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था टू रिव्यू द फर्स्ट सबरीमाला जजमेंट। 9 जजेस बेंच बैठाई गई थी फर्स्ट सबरीमाला जजमेंट को रिव्यू करने के लिए, तो उनको ही रेफर कर दिया गया। ये भी दाऊदी बोरा जो है ये एक सेक्ट बनाते हैं शिया मुस्लिम्स का, जिनका सुप्रीम लीडर के पास पावर होती है टू एक्सकम्युनिकेट करना या फिर एक्सपेल करना recalcitrant members, thereby denying them access to the community, mosque और burial grounds as well as other facilities। So this is something जो बहुत ही आपस का मामला वाली इनकी कम्युनिटी की बात रहती है, जिसमें उनके पास पावर होती है कुछ ग्राउंड्स पे लोगों को एक्सपेल करने के लिए, जिसमें वो समझते हैं कि दे आर नो मोर बीइंग अ पार्ट, दे आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, जिसके बेसिस पर उनके पास पावर है कि उनको एक्सेस नहीं देंगे कम्युनिटी मॉस्क का, बरियल ग्राउंड्स का एज वेल एज अदर फैसिलिटीज का। तो उस चीज को लेकर यहाँ पे मान लिया गया है कि हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही किया गया है। देन नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स को लेके अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें बेंच है जस्टिस KM जोसेफ की, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस CT रवि कुमार। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे they will be appointed by the President of India on the advice of the committee consisting of the Prime Minister and the leader of opposition in the Lok Sabha या leader of largest opposition party and the Chief Justice of India। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन अपॉइंट करेंगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। किसकी एडवाइस पे करेंगे, कमेटी की एडवाइस पर करेंगे। उस कमेटी में कौन होगा, उस कमेटी में हमारे PM साहब होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी होगा,
या लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का लीडर होगा एंड CJI होंगे, ठीक है, ये चीजें बताई हैं। बेंच ने कहा कि जो सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे केम इनटू पावर, however none of them framed a law process for appointment of election commission। बेंच ने कहा कि कई पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आई लेकिन इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी लॉ नहीं बनाया गया। इट वाज सेड दैट ये एक लैक्यूना है, लॉ में ये बहुत बड़ा एक लैक्यूना दिख रहा है, एंड दैट मेकिंग ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये एक अनअवॉइडेबल नेसेसिटी है, ठीक है, इसके बारे में बात करी गई। नेक्स्ट केस आपका आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी का, विच वाज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस मेसर्स यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन एंड अदर्स। आपने देखा होगा, इस पे एक मूवी भी आ रही है, आई है, ठीक है, ट्रेन करके, तो आप देख सकते हो, ट्रेन है शायद, ध्यान नहीं आ रहा, मतलब एक वेब सीरीज टाइप है, तो बट भोपाल गैस ट्रेजेडी पे है। इट वाज जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस A अशोका, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस JK महेश्वरी, वही बेंच है, अगेन फिर से रिपीट होती है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया क्यूरेटिव पिटिशन which was filed by the central government and to reopen the settlement with the Union Carbide Corporation now to claim additional। एक मिनट, तो इस केस में बेसिकली आप देख सकते हो यूनियन कार्बाइड वाला जो है, तो ये यूनियन कार्बाइड वाला केस था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसमिस कर दिया क्यूरेटिव पिटिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइल किया था, सीकिंग टू रीओपन द सेटलमेंट। रीओपन करने की बात हुई, इतना पुराना केस तो ऑब्वियस सी बात है, रीओपन करने की बात हुई विद द यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, जिसको अब डो केमिकल्स के नाम से जाना जाता है, टू क्लेम एडिशनल कंपेंसेशन फॉर द विक्टिम। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के 1984 के विक्टिम्स थे उनके लिए एडिशनल कंपेंसेशन क्लेम करने की यहाँ पे बात करी गई, तो वापस से ये केस ओपन हुआ। इट नोटेड दैट सेटलमेंट कैन बी सेट असाइड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। ये कहा गया कि ये जो सेटलमेंट है ये सिर्फ सेट असाइड हो सकता है फ्रॉड के ग्राउंड पे, बट नो ग्राउंड ऑफ फ्रॉड हैज बीन प्लीडेड बाय यूनियन ऑफ इंडिया ने कोई भी ग्राउंड ऑफ फ्रॉड प्लीड किया ही नहीं, लेकिन फ्रॉड के ग्राउंड पे इसको सेट असाइड किया जा सकता था। हाउएवर कोर्ट ने डायरेक्ट करा कि जो सम है वो 50 करोड़ का RBI के पास रखा हुआ है और टू बी यूटिलाइज, जिसको यूनियन गवर्नमेंट यूटिलाइज करे पेंडिंग क्लेम्स को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट केस आपका आता है आर्बिट्रेशन क्लॉजेज इन अनस्टैम्प्ड एग्रीमेंट। क्या अनस्टैम्प्ड एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉजेज का रोल है? सो ये केस का नाम है आपका मेसर्स NN ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मेसर्स इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड एंड अदर्स। बेंच थी जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस CT रवि कुमार। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया यहाँ पे रेफरेंस को विच पर्टेन्स टू द इशू वेदर द आर्बिट्रेशन क्लॉज जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है, जो कि आपका रजिस्टर और स्टैंप होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, स्टैंप इज कंपलसरी, बट इट इज नॉट रजिस्टर्ड एंड स्टैम्प। तो कोर्ट ने कहा कि ये तो एसेंशियल है, बट फिर भी बोला जा रहा है कि ये वैलिड होगा और इन्फोर्सिएबल होगा अगर रजिस्टर या स्टैंप नहीं लगा है। जस्टिस जोसेफ ने कंकरेंस में कहा जस्टिस बोस और जस्टिस रवि कुमार के साथ कि इंस्ट्रूमेंट which is eligible to stamp duty may contain an arbitration clause and which is not stamped cannot be said to be a contract enforceable in law within the meaning of section 2H of the contract and is not enforceable। contract enforceable or agreement enforceable by law is a contract। तो बेसिकली अगर किसी चीज में कहा गया है कि स्टैंप जरूरी है, आर्बिट्रेशन क्लॉज कंटेन कर रहा है, उसमें स्टैंप जरूरी है, स्टैंप नहीं किया जा रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्सेबल इन लॉ नहीं बना सकते। जस्टिस रस्तोगी एंड जस्टिस रॉय ने कंक्लूड किया कि जो नॉन स्टैंपिंग है, अगर हम स्टैंप नहीं लगाते हैं या हम इनसफिशिएंट स्टैंपिंग करते हैं सब्सटैंटिव इंस्ट्रूमेंट की, तो इट वुड नॉट रेंडर द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट अनएनफोर्सेबल। उन्होंने कहा अगर स्टैंप इतना जरूरी नहीं है या इनसफिशिएंट स्टैंपिंग भी होती है तो अगेन इट इज नॉट वेरी मच एसेंशियल, या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को अनएनफोर्सेबल नहीं बनाएगा। माइनॉरिटी जजमेंट ने कहा कि स्टैंप डेफिशिएंसी एक क्यूरेबल डिफेक्ट है, वुड नॉट रेंडर द अग्रीमेंट वॉइड। माइनॉरिटी ने भी यही कहा इस पॉइंट पर कि ये जो है स्टैंप डेफिशिएंसी एक ऐसा डिफेक्ट है जिसको हम सही कर सकते हैं एंड इसकी वजह से सिर्फ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। सो इस पर ये बात कही गई। अगेन द लास्ट जजमेंट, द मोस्ट डिस्कस्ड जजमेंट बाय मी सेल्फ, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। ये हमने डिटेल में अलग से पूरा एक वीडियो चैनल पे भी देखा है, करा है, फिर उसके बाद हमने स्पेशल क्लासेस में भी जजमेंट्स में इसको डिस्कस किया है।
2-3 बार कर चुके हैं ऑलरेडी और फिर आज कर रहे हैं, क्योंकि अगेन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा दिया गया जजमेंट था। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे ये जजमेंट है। इसमें थे जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए.एस. ओका, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस जे.के. महेश्वरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट कैन इन्वोक इट्स स्पेशल पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू ग्रांट डाइवोर्स, कि वो अपनी स्पेशल पावर्स 142 के चलते इन्वोक कर सकते हैं डाइवोर्स ग्रांट करने के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज व्हिच इज नॉट येट अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड ग्राउंड। ठीक है, ये इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ये आपका कोई भी स्टैट्यूट इसको एक ग्राउंड नहीं मानता है जिसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा हो। ये बस हम लोगों ने समय के साथ केस लॉज के थ्रू समझा है। मल्टीपल केस लॉज हमें मिलते हैं जो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन मैरिज की बात करते हैं। आखिर ये क्या होता है? तो ये ऐसी मैरिज होती है जिसमें अब कोई भी गुंजाइश नहीं है कि जहाँ पे दोनों पार्टी सेटल करके वापस से रीयूनियन करके शुरू कर सकते हैं, अपनी शादी को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर होता है कि अब इस शादी में कुछ नहीं हो पाएगा और उसको खत्म ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 142 की पावर को यहाँ पे इन्वोक किया और कहा कि हम डाइवोर्स ग्रांट कर सकते हैं इस ग्राउंड पे, जो कि अभी स्टैट्यूट रिकॉग्नाइज कर नहीं रहा है। नोटेबली बेंच ने ये भी कहा कि जो मैंडेटरी वेटिंग पीरियड 6 महीने का डाइवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट है, हम उसको डिस्पेंस कर सकते हैं। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड विद सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस लेड डाउन इन द प्रीवियस जजमेंट्स। तो कोर्ट ने कहा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा खुद का है, तो हम देख सकते हैं। 142 इज ऑब्वियसली द डिस्क्रिशनरी पावर जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट अपने सुप्रीम कोर्ट केसेस का डिसीजन दे सकती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर कोई 142 में चला जा रहा है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन मैरिज के लिए, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी ग्राउंड आपका रिकॉग्नाइज नहीं है जिसके बेसिस पे कुछ किया जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पार्ट पे इसका डिसीजन लिया था। So this was some of the judgments, some of the important judgments, जैसा कि आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा होगा कि मैंने पार्ट 1 इसका डिस्कस किया है। तो जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के बेंच वाले जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सीधी सी बात है, आप लोग अगर जुडिशरी का पेपर भी दे रहे हो, आप लोग अगर क्लैट पीजी का पेपर दे रहे हैं, या आप अदर एलएलएम एग्जाम्स भी दे रहे हैं, या और भी अदर जो एग्जाम्स आपके होते हैं, आप उनको भी टारगेट अगर कर रहे हैं, तो जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है रीसेंट जजमेंट्स, उनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए डेफिनेटली। तो आई होप आपके लिए ये सेशन जरूर यूजफुल रहा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करना मत भूलना, जो लोग भी एग्जाम्स अलग अलग तरह के दे रहे हैं। एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे आने वाले सेशंस में मैं और जजमेंट्स लेके आऊंगी, जिसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाले जजमेंट्स की सीरीज अभी खत्म करूंगी पहले, फिर उसके बाद आई विल ब्रिंग अप सम 2023 के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, 100 लैंडमार्क जजमेंट्स टाइप की सीरीज में ला सकती हूँ। फिर क्रिमिनल लॉ के अलग से हम डिस्कस कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन के अलग से डिस्कस कर सकते हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के देख सकते हैं यहाँ पर। बट ये नहीं है कि क्रिमिनल लॉज नया आ रहा है तो पुराने वाले जजमेंट्स बेकार हो जाएंगे, वो तो सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कंसेप्ट तो वही रहने वाला है, कुछ चीजें जो नई आई हैं बस वो आपको देखना है, और जो सेक्शन नंबर्स चेंज हुए हैं वो आपको देखना है। तो बने रहिए हमारे साथ, सारे सेशंस हमारे देखते रहिए, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।